का है सिविक्स में हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि एनसीईआरटी के बुक में आपको पढ़ना है सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। और आप भारतीय वन का बुक देखते होंगे तो उसमें एक बीच का चैप्टर आता है जो कहा जाता है आपको लैंगिक जातीय लैंगिक सांप्रदायिक विभेद का लोकतंत्र का राजनीति पर प्रभाव। तो इसका क्या है, इसका अर्थ है कि इस पर प्रभाव बहुत ही गहरा है, क्योंकि राजनीति में क्या है, सांप्रदायिकता बहुत ज़्यादा होती है। लोग अपने जात पात को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। लेकिन वो चैप्टर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली है। तो इस पर बढ़ते हैं। सबसे पहला से समझते हैं संघीय शासन व्यवस्था से क्या समझते हैं। कहता है संघीय शासन व्यवस्था से क्या समझते हैं। तो इस चीज़ को एकदम बहुत ही आसान शब्द में लिखा गया है। कहता है जब शासन क्या है, जब शासन छोटे छोटे इकाइयों क्या है, जब शासन छोटे छोटे इकाइयों के सहयोग से चलता है तो उसे क्या कहते हैं, संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं, आपको समझना होगा कि इसे कैसे कर सकते हैं। जैसे होता है मुख्यमंत्री हो गया, नहीं मुख्यमंत्री के नीचे हम आते हैं तो इनके जैसे सबसे साधारण चीज़ पे समझिएगा। जैसे ग्राम स्तर पर समझ सकते हैं कि सत्ता की साझेदारी कैसे होती है। जैसे जिला परिषद है, पंचायत समिति है, ग्राम पंचायत है, ये सभी क्या है, संघीय शासन व्यवस्था का ही क्या है, एक रूप है। जिसमें क्या है कि इसमें विभिन्न प्रकार के मतलब इसमें जो सरकार का गठन होता है या जो गठन होता है वो क्या है, हर अलग अलग टुकड़े पे होता है। जैसे केंद्र सरकार हो गया, राज्य सरकार, केंद्र सरकार में भी क्या है, बहुत स्तर के मंत्री होते हैं। ठीक उसी प्रकार राज्य में क्या होता है, राज्य में भी अलग अलग प्रकार के मंत्री होते हैं। दूसरा सब इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कहता है कि भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता क्या है। भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि भारतीय संघीय व्यवस्था में सरकार कितने प्रकार की होती है। तो दो प्रकार की होती है। पहला सरकार कहता है केंद्र सरकार और दूसरा क्या है, राज्य सरकार। मतलब भारत के जो मतलब संघीय शासन व्यवस्था में क्या है, सरकार दो रूप में होती है। एक केंद्र सरकार के पास होती है और एक राज्य सरकार के पास होती है। ठीक वही जो कहता है जो एकात्मक शासन व्यवस्था, इसमें क्या होता है, सरकार सिर्फ और सिर्फ एक ही होती है। वो भी किसकी होती है, तो केंद्र सरकार की होती है। दूसरा कहता है जो दूसरा पॉइंट है आप लोग का, कहता है दोनों सरकार के अधिकार एवं क्या है, दोनों सरकार के अधिकार एवं कार्य भारतीय संविधान में वर्णित होते हैं। क्या होते हैं, दोनों प्रकार का। आप लोग पढ़े होंगे केंद्र मतलब केंद्र की सूची, राज्य की सूची और समवर्ती सूची भी पढ़े होंगे। तो उसके तहत क्या है कि केंद्र को कुछ अधिकार दिया गया है, राज्य को कुछ अधिकार दिया गया है और समवर्ती सूची में जो राज्य आते हैं उनको भी अधिकार दिया गया है। लेकिन उन सभी में कहता है, उन सभी में सबसे ज़्यादा अधिकार किनको दिया गया है, तो केंद्र सरकार को सबसे ज़्यादा अधिकार दिया गया है। कहता है दोनों सरकार के अधिकार एवं क्या, दोनों सरकार के अपने अपने कार्य के प्रति जवाबदेह एवं उत्तरदायी है। मतलब जो भी अगर कानून बनाएंगे, ठीक है, जो भी होगा वो उसके उत्तरदायी कौन होंगे, वो उनकी खुद की सरकार होगी, चाहे केंद्र की हो या राज्य की हो। साथ ही साथ कहता है दोनों सरकार एक ही नागरिक पर शासन करती है। मतलब क्या है कि दोनों सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार, वो किन पे शासन करेगी, तो भारत के आम जनता पे करेगी, ना कि किसी बगल के देश के जनता पे करेगी। इन चारों पॉइंट को देखिएगा, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट देखे हैं। पहला कहता है कि भारतीय संघीय शासन व्यवस्था में सरकार दो स्तरों पे काम करती है, पहली केंद्र सरकार और दूसरा राज्य सरकार। वही सत्ता का विकेंद्रीकरण से हम लोग समझेंगे। कहता है सरकार, दोनों सरकार के अधिकार एवं कार्य क्या है, संविधान में वर्णित है कि केंद्र सरकार क्या करेगी और राज्य सरकार क्या करेगी। तीसरा पॉइंट कहता है दोनों सरकार अपने अपने कार्य के प्रति जवाबदेह होगी, कि जो कार्य करेगी उसका जवाबदेह कौन होगा, केंद्र होगा और राज्य भी होगा। दोनों अपने अपने जवाबदेह पे रहेंगे। चौथा पॉइंट कहता है कि दोनों सरकार एक ही, मतलब दोनों सरकार क्या करेगी, एक ही, वो भी किस पे, भारतीय नागरिक पर ही क्या करती है, शासन करती है। अब देखिए नागरिकों में दोहरी पहचान होती है। कहता है नागरिकों में, हमारे देश में क्या है, नागरिकों की दो पहचान होती है। पहला, हम सभी भारतीय हैं। दूसरा, कोई कहता है कि हम बिहारी हैं, बंगाली हैं, मराठी हैं, गुजराती हैं, राजस्थानी हैं। यह सभी क्या है, नागरिकों की दोहरी पहचान है। लेकिन अगर उनका मुख्य पहचान क्या है, तो वे भारतीय हैं। क्या है, वे भारतीय हैं। कहता है भारतीय संविधान को कोई सरकार अकेले बदल
नहीं सकते। क्या है, भारतीय संविधान को कोई सरकार अकेले बदल नहीं सकती है, इसीलिए सभी सरकार की सहमति क्या है, अनिवार्य है। अर्थात कि कोई भी जब पार्टी सत्ता में आती है तो वो चाहेगी कि हम अपने अनुसार कानून को बदले, तो यह क्या है, संभव नहीं है, क्योंकि उनको बदलने के लिए क्या होगा, राज्य के क्या है, सभी राज्य की अनुमति भी उनको लेना पड़ेगा, तभी वो क्या कर सकते हैं, संविधान में बदलाव कर सकते हैं। लास्ट कहता है, दोनों सरकार के बीच उत्पन्न होने वाले झगड़ों को सुलझाने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया। यह सभी क्या है कि भारतीय संघ क्या है, भारतीय संघ व्यवस्था की विशेषता है कि भारतीय संविधान में अगर कुछ भी होता है, क्या है, भारतीय संविधान में अगर कुछ भी मतलब होता है, या दोनों केंद्र और राज्य के जब भी कुछ भी झगड़ा होगा तो उसे कहाँ सुलझाएगा, सर्वोच्च न्यायालय में सुलझाया जाएगा। इन बातों को याद होना चाहिए। यह बात आपको एकदम से कि भारतीय संघ की व्यवस्था, भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता क्या है, तो पहले ही बताए हैं कि वो क्या है कि केंद्र और राज्य में बटी हुई है, दोनों मिलकर क्या करती है, एक ही नागरिक प्रशासन करती है। इन बातों को आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। अगर शॉर्ट नोट में देखा जाए तो संघीय शासन व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था की विशेषताएं क्या है, तो पहला कहता है केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार। क्या है, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार। लिखित संविधान, इसमें लिखित संविधान में क्या है कि केंद्र सरकार के लिए अलग संविधान है, राज्य सरकार के लिए अलग संविधान, मतलब ये संविधान में सारी बातें क्या है, पूर्ण रूप से लिखी हुई हैं। शक्तियों का बंटवारा, क्या है, शक्तियों का बंटवारा कहता है केंद्र की सूची, यह इंपॉर्टेंट है, यह सभी इंपॉर्टेंट है, यह आपको लिखना पड़ेगा। सभी आदमी क्या करेंगे, कॉपी में इसको अच्छी तरह से लिख लेंगे कि केंद्र सूची को कहता है 97 विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया। क्या चीज दिया गया है, कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। राज्य सूची कहता है राज्य सूची को 66 विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। संवर्ती सूची, संवर्ती सूची मतलब क्या आता है, केंद्र शासित प्रदेश, याद रहे केंद्र शासित प्रदेश, जिसपे क्या होता है कि केंद्र सरकार का क्या है, कानून चलता है, उस पर कितना 47 विषय कानून बनाने का अधिकार केंद्र एवं राज्य को दिया गया कि ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, कानून बनाते हैं। तो मुख्य रूप से क्या है, सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे ज़्यादा कानून बनाने का अधिकार किनको दिया गया है, केंद्र सरकार को दिया गया है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि संघीय शासन व्यवस्था में क्या है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का क्या किया गया है, गठन किया गया है, गठन किया गया। अब देखिए क्या क्या गठन में, जैसे यहाँ पे क्या क्या है, न्यायालय का मतलब न्यायपालिका का कौन कौन सा अंग है, तो सबसे पहला कहता है सर्वोच्च न्यायालय। क्या है, उच्चतम न्यायालय को क्या कहा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है। उसके बाद है उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है, तो दिल्ली में उच्च न्यायालय हर राज्य के अपने राजधानी में रहता है। फिर जिला एवं सत्र न्यायालय, अनुमंडल न्यायालय, ग्राम कचहरी। ग्राम कचहरी कहाँ होता है, तो हमारे जो गाँव में जो होता है, जिसके प्रधान कौन होते हैं, तो आप लोग सुनते होंगे सरपंच होते हैं, वो क्या होते हैं, ग्राम कचहरी के प्रधान होते हैं। तो इन बातों को मुख्य रूप से याद होना चाहिए आपको। अब देखिए कहता है केंद्र राज्य संबंध, तो पहले ही कहा है भारतीय संविधान में दोनों के अधिकारों का बंटवारा कर दिया गया, मतलब दोनों में किसको, केंद्र सरकार के पास और राज्य सरकार के पास। कहता है संघ सूची, राज्य सूची एवं संवर्धित सूची। संघ सूची, संवर्धित सूची, राज्य सूची के अंतर्गत क्या है, यह सभी दिया गया है। संघ सूची मतलब क्या हो गया, केंद्र सरकार, राज्य सूची तो समझ ही गया है, संवर्ती मतलब क्या है, केंद्र शासित प्रदेश, क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। फिर कहता है राज्य में राष्ट्रपति शासन, मतलब राष्ट्रपति शासन कब लागू होता है, तो याद रहे कि जब राज्य में कोई भी क्या है, जब राज्य में किसी भी दल को क्या है अति बहुमत प्राप्त नहीं होता। बहुमत मतलब क्या है कि उनकी पार्टी सीट नहीं प्राप्त कर पाती है, तब क्या होता है उस राज्य में क्या होता है, केंद्र उस राज्य में हाँ मतलब कह रहे थे हम आपसे कि जिस राज्य में किसी भी पार्टी को एक समानता बहुमत नहीं मिलता है कि वो अपनी पार्टी का गठन कर पाए, तो वैसे उससे राज्यों में क्या होता है 6 महीने के लिए क्या होता है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। तो कहता है राष्ट्रपति शासन लागू होने पर भी राज्य की सूची में विषय बनाने का अधिकार किसके पास चला जाता है, केंद्र सरकार के पास चला जाता है। कहता है युद्ध, अब देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट आ गया। कहता है युद्ध और संकट काल में केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय पर कानून बनाती है। इसको आप साधारणतः समझ सकते हैं। जैसे देखिए सिर्फ युद्ध संकट काल या
या जब कभी बीमारी फैलता है, क्या होता है, जैसे अभी कोरोना फैला हुआ है, ठीक है, तो ऐसे समय क्या करती है, केंद्र सरकार ही क्या करती है, डिसीजन लेती है, और यह राज्य सरकार को क्या होता है, मानना पड़ता है। ये चीज को समझ में आया होगा आपको, ये बातों को, कि जैसे जब एपिडेमिक होती है, मतलब कोई बीमारी, मतलब संकट या कोई महा बीमारी हो गया, संकट मतलब क्या होता है, युद्ध का है, संकट काल हो गया, इस सब को में कौन सा कानून बनाते हैं, तो केंद्र सरकार क्या है, राज्य सूची के विषय पर भी कानून बनाते, या उनके कहते हैं केंद्र सरकार के कानून को क्या करता है, मानना पड़ता है। कहता है कुछ टैक्स ऐसे हैं जो केंद्र लगा, क्या है, केंद्र सरकार भी लेते हैं और राज्य सरकार भी लेते हैं। जैसे आप लोग देखते हो कि पेट्रोल क्या है, पेट्रोल पे केंद्र सरकार भी अपना टैक्स लेती है, राज्य सरकार भी क्या लेती है, टैक्स लेती है। चाहे अगर आप जमीन बेचते होंगे तो उस पर क्या है, राज्य सरकार टैक्स लेती है। तो इन सभी बातों से मालूम चलता है कि इन लोगों का क्या है, अलग अलग कानून बनाया गया है कि राज्य सरकार क्या लेगी, केंद्र सरकार क्या लेगी। एक और चीज है, कहता है यदि संसद यह अधिनियम पारित कर दे कि अमुक राज्यों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए तो वह केंद्र सरकार को क्या होगा, करना होगा। कहता है यही, यदि संसद यह अधिनियम पारित कर दे कि अमुक राज्यों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए तो उससे क्या होगा, केंद्र सरकार को करना होगा। अब इसमें समझिएगा, ध्यान देने वाली बात क्या है, कहता है यदि मतलब क्या है, जो संसद में जो बैठते हैं, ठीक है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अगर वो कह दे कि किस राज्य को अगर आपको सहायता करना होगा तो केंद्र सरकार को क्या होगा, सहायता करना पड़ेगा। एक और चीज कहता है संघीय शासन में जो भी योजना लागू होते हैं उसका आर्थिक भार कौन उठाते हैं, केंद्र सरकार उठाती है। समझिएगा, संघीय शासन में जो भी योजनाएं लागू होती है उसका आर्थिक भार कौन उठाता है, तो केंद्र सरकार उठाता है। यह आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय एकता में संघात्मक शासन व्यवस्था सहायक कैसे, यह याद रहे। यह आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है, कितना नंबर का है जी, तो यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि राष्ट्रीय एकता में संघात्मक शासन व्यवस्था कैसे सहायक है। तो देखिएगा, अभी क्या है कि हमारे देश में क्या है, 29 राज्य आते, क्या आते हैं, पहले थोड़ा सा इसका आंसर पढ़ लेते हैं, उसके बाद बताते। कहता है भारतीय संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं, 29 राज्य आते हैं। कहता है भारतीय संविधान निर्माताओं को उस समय आभास हो गया था कि भारत में संघीय शासन व्यवस्था के द्वारा ही क्या होगा, विभिन्न समुदाय के लोगों को खुश रखा जा सकता है। किसके आधार पर रखा जाता है, विभिन्न समुदाय के लोगों को खुश रखकर ही क्या किया जा सकता है, खुश रखा जा सकता है। अब आगे देखते हैं क्या कहता है, रखा जा सकता है। भारतीय संविधान में संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया भारतीय संविधान में, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान में किसका उपयोग नहीं किया गया है, संघ का उपयोग नहीं किया गया है, बल्कि क्या कहा गया है, राज्यों का संघ कहा गया है। क्या किया गया है, राज्यों का संघ कहा गया है, बल्कि राज्यों का संघ कहा गया है। भारत में विभिन्न जाति धर्म सांप्रदायिकता क्षेत्र भाषा के लोग रहते हैं, इन लोगों के भावनाओं पर बराबर ख्याल रखा जाता ताकि भारत की एकता और अखंडता बनी रहे, भारत की विकास क्या हो और विकास होता रहे। मतलब अब इस चीज को, बात को समझेंगे। कहता है राष्ट्रीय एकता में संघात्मक व्यवस्था सहायक कैसे है। भारत क्या है, भारत बहुत बड़ा देश है। क्या है, भारत बहुत बड़ा देश है। यहाँ 29 राज्य है। सोचिए यहाँ पे 21 कोस पे क्या होती है, बोली बदल जाती है। ऐसे जगहों पे एक साथ रह पाना क्या है, बड़ा मुश्किल होता है। तो सरकार ने इस चीज पे बड़ा ही गौर किया है। वो क्या करते हैं कि यहाँ के हर जाति धर्म वर्ग के लोगों के क्या कहता है, उनकी मांगों को देखा जाता है, उनके लिए क्या है, काम किया जाता है। इसी के माध्यम से हम अपने देश को क्या करते हैं, एक सूत्र में बांधे रखते हैं। मतलब यहाँ पे ऐसा किसी धर्म जाति वर्ग के लिए भेदभाव नहीं किया जाता। भारत देश में क्या है, इसी के लिए भारत को क्या कहा गया है, धर्मनिरपेक्ष देश कहा गया है। मतलब यहाँ पर हर जाति धर्म वर्ग के लोगों को क्या है, एक समान इज्जत दिया जाता है। यही कारण है कि भारत क्या है, संघात्मक शासन होने से भारत की एकता क्या है, बरकरार रहती है। संघात्मक मतलब याद रहा जाए कि यहाँ पर क्या है, मतलब जो सरकार है उसका क्या है, निम्न स्तर तक बंटवारा किया गया है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो अपना मुखिया को कहते हैं, मुखिया से अगर नहीं सॉल्व तो वो अपने ऊपर वाला को कहता है। इस तरह की बात कहता है कि भारत के निम्न से निम्न लोगों को क्या मिलती है, सरकार की सहायता मिलती है। इसीलिए संघात्मक शासन क्या है, भारतीय एकता में सहायक है।
तो आज के लिए इतना छोड़ देते हैं, फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आपसे। चलिए, गुड बाय।